हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता फ्रॉम तैयारी जीत की। एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 15 मार्क्स की जो आपकी पेडागॉजी आती है हिंदी की, उसको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अगर इनमें से आपने 13+ कर लिए तो आपका समझ लो 15 आपको लाने से वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। बहुत मतलब घुमा के पूछा गया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। और हम लोगों ने कल सीटीपी की महा मैराथन की थी, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको उससे एक क्विक रिवीजन करने को मिलेगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी कि किस तरीके से आपको वहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। अब क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है? जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ओके, ध्यान देना, बोली जाती है, लिखी चाहे भले ही ना जाए बट बोली जाती है, उसको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं, यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है उसकी जो विशेषता, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, उस हिसाब से हम उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो आप ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देश अथवा राज्य की भाषा नहीं, वो होती है आपकी राष्ट्रीय भाषा या फिर राजभाषा, तो वो यहाँ पे ये नहीं होती है। क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, लिपि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, आपके लिए क्या बोलना इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, ये भी नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। यानी कि जो आपकी संकेत भाषा आप कौन सी होती है, आपने देखा होगा जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, संकेतों के द्वारा उनकी पूरी लर्निंग होती है, उनकी पूरी पढ़ाई जो भी उनकी स्टडी होती है वो होती है। तो उसके बारे में बात की जा रही है, कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो भी भाषा होती है उसका व्याकरण भी अवश्य ही होता है। तो संकेत भाषा का व्याकरण है, बिल्कुल है। संकेत भाषा का आप कभी भी गूगल पे डाल के देखना, आपको मिलेगा वहाँ पे संकेत भाषा का पूरा व्याकरण आपके सामने निकल के आ जाएगा। ओके, संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है, सिर्फ भाव भंगिमा नहीं, उसका एक प्रॉपर व्याकरण भी वहाँ पे है। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है। पहली बात तो केवल लग गया, इसलिए आपका निगेटिव है। और फिर संसार भर में आप कैसे मान सकते हो कि सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग होता होगा। ओके, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका भाषा सीखना, यानी कि आपकी दो टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका एक्विजिशन यानी कि अधिगम, एक होता है आपका लर्निंग यानी कि अधिगम, और एक होता है आपका एक्विजिशन। किसी भी लैंग्वेज को क्या करते हो, सीखते हो, तो उसमें आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको हिंदी जो आपकी मातृभाषा है वो आपकी क्या है, वो आपके लिए है एक अर्जन, यानी कि आपने भाषा अर्जन की है, आपने एक्वायर कर ली है अपने किससे, इन्वायरमेंट से, यानी कि वातावरण से। बट जब आपको इंग्लिश या कोई जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच कुछ भी सीखनी हो, तब आप वहाँ पर क्या करोगे, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल लेके आप प्रॉपर चीज़ों को समझोगे, अपना वहाँ पे एफर्ट्स लगाओगे, तब आप उस चीज़ को वहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो आपकी जो सीखना होता है वो कैसा होता है, वो अवचेतन नहीं होता। अगर आपका यहाँ पे अर्जन होता तो अवचेतन होता, बट सीखना आपका क्या होता, सुविचारित, यानी कि आप पहले से सोच समझ के तथा चेतन से, अपने मन से, चेतना से, यानी कि आपको वहाँ पे अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक होता है आपका भाषा अर्जन। क्या होता है, जो भाषा अर्जन होता है उसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता, वो आपका स्वाभाविक होता है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले तो आपको बहुभाषिकता पता होनी चाहिए। बहुभाषिकता क्या होती है, जब बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी मदर टंग में, अपनी अपनी जो मातृभाषा है उसमें बात करते हैं, तो हमारी क्लास में क्या होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बहुभाषिकता।
अब देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को, शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी, समान नहीं भाई, समान क्यों, जब आपको पता है बहुभाषिकता का मतलब ही है डिफरेंस तरह की भाषाएं आपकी, तो फिर समान नहीं होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ये कट जाएगा। विद्यार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, बिल्कुल ही सही बात है। शिक्षार्थियों की भाषा यानी कि अब आपकी क्लास में एक शिक्षार्थी तो होगा नहीं, बहुत सारे शिक्षार्थी होंगे यहाँ पे, तो उनकी भाषा में क्या हो गई, विविधता हो गई। हर इंसान अपनी एक अलग संस्कृति समाज से आता है, तो उनकी यहाँ पे क्या हो गई, एक डाइवर्सिटी हो गई, और उसी को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए उपयोग करना। अब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप बहुत सी भाषाओं में बच्चों को मतलब अनुवाद करोगे उस चीज़ का, ताकि सभी बच्चे वहाँ पे सीख सकें उस चीज़ को। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और थर्ड है, कक्षा कक्ष निर्देश की माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों को अपनी भाषा प्रयोग नहीं भाई, आपको हमेशा बच्चे को अपनी लैंग्वेज प्रयोग करने देनी है। बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषा सीखना, जी नहीं। क्लास में बहुभाषिकता का मतलब है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, उनका आप क्या करोगे, यूज़ करोगे और उनका सम्मान करोगे। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपका 110। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है, यानी कि जो आपकी हिंदी भाषा है यह क्या है। तो हिंदी आपकी देखो राष्ट्रभाषा नहीं है, ये गलती मत कर देना। वहाँ पे राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे देश में बोली जाती है, पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भी पता होगा जो साउथ का एरिया है वहाँ पे लोगों को हिंदी बहुत कम आती है, तो इसलिए अगर हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कर देंगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, इसलिए ये राष्ट्रभाषा नहीं है। यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा आपकी हिंदी नहीं है, हिंदी आपकी प्राथमिक भाषा है। द्वितीय भाषा आपकी जो भी आप सीखना चाहो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, है ना, कुछ भी हो, सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है। उसके बाद है ये भारत की सह राज्य भाषा, तो सह राज्य भाषा नहीं है, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन ही गायब कर दिया। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन ये भारत की क्या है, ये राजभाषा है हमारी, क्या है, राजभाषा। राजभाषा वो होती है जहाँ पर आपके जितने भी जो पत्रक यानी कि जो आपके पेपर वर्क होता है वो किस में होता है, आपका हिंदी और इंग्लिश में, तो ये आपकी क्या है, राज्य भाषा है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से आप किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। अब प्रामाणिक सामग्री क्या होती है, जो वहाँ के क्षेत्र विशेष में किसी के द्वारा लिखी गई होती है। ओके, तो यहाँ पे है पत्रकारिता से एक कार्टून, अब उस क्षेत्र विशेष में पत्रकारिता वहीं की होगी, तो वहाँ से अगर आप कोई कार्टून उठाते हो तो वह कैसी होगी, प्रामाणिक सामग्री आपकी हो गई है। ओके, उसके बाद है आपका समाचार पत्र में एक विज्ञापन, तो समाचार पत्र भी आपके क्षेत्र विशेष में ही आता है, इसलिए आपको वो भी आपका क्या हो गया, ऑथेंटिक हो गया। पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, और पाठ्य पुस्तक कहीं की भी हो सकती है ना, तो वहाँ पे लिखा निबंध ये आपका क्या है, इसको आप प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथाएं, ओके, तो ये भी आपकी क्या है, ऑथेंटिक है। आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। यानी कि कोई शिक्षिका है क्लास 8 की, वो अपने पहले बच्चों को एक पाठ पढ़ाती है और फिर वो क्या कहती है, उससे उन जो उसने पढ़ाया है उनकी जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो उनको क्या कहती है, क्रम में लिखो। तो वह क्या कर रही है, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है आपका। उप विषय वस्तु क्या होती है, जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है, फिर उसके रिगार्डिंग आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते हो, उसको हम उप विषय वस्तु कहते हैं। तो वो यही करवा रही है, अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कहा ही नहीं है उन्होंने। उनके लेखन कौशलों का यूज़ नहीं कर रही वो यहाँ पे। उनके कौशल को याद तो आपको कभी भी करवाना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। यानी कि जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है साहित्यिक होना चाहिए, कल्चरल पाठ्य सामग्री के रूप में सही नहीं है। ठीक है,
तो देखेंगे हम यहाँ पे साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे के लिए होती है। बिल्कुल सही बात है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है, ये भी आपका सही है। इसमें भी आपके 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण उसमें इतना व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग साहित्यिक सामग्री को नहीं किया जाता। साहित्यिक सामग्री हमारी किसके लिए होती है? जो कहानियाँ होती हैं आपके, है ना, उपन्यास होते हैं, कहानी, ये सारी चीज़ें जो आपकी पोएम्स वगैरह होती हैं, कविताएं होती हैं सारी, तो इनमें व्याकरण को नहीं देखा जाता। इसमें आपकी बात से समालोचनात्मक चिंतन है, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है। ओके, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, रवि समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा? यानी कि उसने क्या किया, मेन पॉइंट्स वहाँ से देख लिए और उस पर फिर वो अपने डिटेल्ड में जो उसके थॉट्स हैं उनको क्या करेगा, वो वहाँ पे अपने स्कूल में, असेंबली में प्रस्तुत करेगा। तो पंक्तियों के बीच पठन ऐसा कुछ तो नहीं बताया, पंक्तियों से परे पठन भी नहीं बताया, बारीकी से उसने नहीं पढ़ा। उसने क्या किया है, हल्के हल्के से जो मेन पॉइंट से, यानी कि सरसरी द्रुत पाठन किया है उसने। ओके, जो कि हम सरसरी नज़र में पढ़ते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? यानी कि कोई बच्ची है, वो क्या कहती है, पढ़ते समय शब्द पहचान तो लेती है, उनको वो अपनी लैंग्वेज में, अपने विचारों में, अपनी बोलचाल में यूज नहीं करती है। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय शब्द भंडार, जिसका कि हम यूज नहीं करते हैं, जो कि क्रियाशील नहीं होते। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम फ्लुएंटली बोलते ही रहते हैं, बस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कभी भी मतलब पढ़ लिया है लेकिन हम उनको यूज नहीं करते हैं, तो वो आपका होता है निष्क्रिय शब्द भंडार। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल कौन से हैं? यानी कि जो आपके आधारभूत अंतःवैयक्तिक कौशल कौन से हैं? तो कहते हैं BICS। क्या कहते हैं? BICS, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये कौशल कौन से हैं? ये देखो, ये कौशल होते ही, किसी लैंग्वेज को जब आप सीखते हो तो आप किसी से उसे यूज़ करते समय किस तरीके से बात करोगे, है ना, अपनी डेली लाइफ में, तो ये क्या होते हैं, वर्तमान में प्रयोग होते हैं। कहाँ प्रयोग होते हैं? वर्तमान। जैसे आपने इंग्लिश सीखी तो आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे हो वो आपके होते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, यहाँ पे विषय वैज्ञानिक शोध नहीं करेंगे हम, अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं के लिए प्रकट करने को नहीं, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए नहीं होता, ये भाषा का वर्तमान में प्रयोग होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? यानी कि क्या होते हैं, आपके लेखन उपागम होते हैं, कुछ उत्पाद उपागम होते हैं, कुछ प्रक्रिया होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो जहाँ पर विद्यार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तर, तो जब आप स्तर से गुजरोगे तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, क्रिया होगी, और क्रिया से आप याद रख सकते हो प्रक्रिया उपागम। ओके, इसमें आपके क्या होते हैं, 3 चरण इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका पूर्व लेखन, उसके बाद होता है प्रारूपण, और तीसरा होता है आपका संशोधन। तो पूर्व लेखन यानी कि लिखने से पहले आप क्या करोगे, योजना बनाओगे। प्रारूपण यानी कि फिर उसका क्या करोगे, आप खाका यानी कि एक प्रारूप तैयार करोगे, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो सही नहीं होगा उसको संशोधित करके फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे लिखोगे। ओके, तो इसके 3 चरण होते हैं। आपका ये क्या है, प्रक्रिया उपागम इसको हम कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है?
यानी कि पहले क्या किया उन्होंने, बच्चों को डिफाइन कर दिया चीज़ों को, सारे रूल्स बता दिए, सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद उन्होंने उनको एग्जाम्पल्स वहाँ पे क्या किए हैं, कार्य करने के लिए दे दिए हैं। यानी कि इन्होंने क्या कर दी, ये घोषणा कर, ये होता है आपका घोषणात्मक ज्ञान। ये विषय ज्ञान नहीं होता, कार्यावधिक प्रक्रिया ज्ञान भी नहीं, ये घोषणात्मक ज्ञान होता है। जब टीचर क्या करता है वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है आपको। जैसे कि मान लो आपको पढ़ाना समास, ठीक है, हिंदी में, तो आपने समास के सारे रूल्स बता दिया, समास कितने टाइप के होते हैं वो भी बता दिया। उसके बाद मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दी कि अब मुझे ये आप क्या करो, करके दिखाओ। तो इस तरीके से जो पढ़ाना होता है वो आपका क्या होता है, घोषणात्मक ज्ञान होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है। देखेंगे हम यहाँ, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। ओके, शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब वो लघु नाटिका के लिए जो संवाद करते हैं वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म नहीं है। यानी कि वो आप जो लैंग्वेज है उसको आप हमेशा याद नहीं करोगे, है ना, हमेशा आप उसको यूज नहीं करोगे। जो आपने जैसे मान लो आपने कोई अभिनय किया और उसमें जो डायलॉग्स होते हैं उनको आप हमेशा यूज नहीं करोगे ना, तो ये निवेश कैसे हो गया, तो निवेश नहीं होगा। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर रोल प्ले में भी अभिनय करते हो आप, उसमें जो आपका रियल होता है वो आप नहीं देखते हो। विद्यार्थी सुनी हुई वार्ता को, विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। आपका एक ही ऑप्शन बचता है, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ेगा। ठीक है, कहानी पढ़ेगा तो वो आपस में अपनी लैंग्वेज, जो उनके थॉट्स होंगे उनको वो एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे वहाँ पे और चीज़ों को समझेंगे, तो वो उनका एक भाषा सीखने में लॉन्ग टर्म निवेश हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ये बहुत ही टफ शिफ्ट है और ये मतलब क्वेश्चन इतने घुमा घुमा के पूछे गए हैं ना, अगर आपने जरा सी भी आपकी नज़र चुकी तो आप ऑप्शन को वहाँ पे गलत 100% कर दोगे। इसलिए इसको एक बार और देख लेना ताकि क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में छप जाए वहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। यानी कि भाषा को सीखने के लिए कौन सा ऐसा है जो कि संकल्पना नहीं है। व्याकरण, अनुवाद विधि, ये भाषा सीखने की होती है। ध्वनि की तरंग लंबाई, ये कोई विधि नहीं है आपकी। उसके बाद प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, ये भी होता है। त्रुटि शुद्धि, ये भी होती है। तो आपकी ध्वनि तरंग की लंबाई ये भाषा शिक्षा की संकल्पना में यूज नहीं होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, सो 15 क्वेश्चन हमने किया। आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत ही टफ शिफ्ट था ये, और इसको आपको 1-2 बार और देखना है ताकि इसके जो टफ वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएं। जबकि आप अगर पेपर में इस तरीके का, अगर देखो बहुत शिफ्ट्स में पेपर चलेंगे तो किसी के लिए टफ होगा, किसी के लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है। इसी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्हें उसी में से बनाने होते हैं, तो वो इतना घुमा के चीज़ों को पूछते हैं कि बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप 2 से 3 बार इस क्लास को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए ताकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।